हेलो फ्यूचर ऑफिसर, दिस इज काजल। अपने पॉलिटी शॉर्ट आंसर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज के टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा सिटीजनशिप है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप इन इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है सिटीजनशिप से रिलेटेड, उसको क्रिटिकलाइज करना है। ओके, उसका आलोचना करना है। सिटीजनशिप हमारा पार्ट सेकंड में है और आर्टिकल 5 से 11 में मेंशन है। ओके, ये टेम्पोररी प्रोविजन था उस समय के लिए कि 26 जनवरी 1950 के टाइम पे इंडियन सिटीजन्स कौन होंगे, जैसे इंडिया में रहने वाले, पाकिस्तान से माइग्रेट करने वाले, और बाहर रहने वाले इंडियंस। मतलब ये परमानेंट लॉ नहीं था, सिर्फ स्टार्टिंग सिचुएशन क्लियर की गई थी। इसमें पार्लियामेंट को पावर दिया गया सिटीजनशिप के रूल्स बनाने के लिए फ्यूचर में। तो पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट बनाया था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, तो इसमें एक ये रूल था कि जो बाहर के सिटीजन, कोई भी नॉन सिटीजन इंडियन सिटीजनशिप कैसे ले सकता है। तो उसके लिए पार्लियामेंट ने 5 प्रोसीजर दिए, 5 मेथड्स दिए। कौन कौन से मेथड थे? बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, और एक इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो इस सिटीजनशिप का क्रिटिकल पार्ट क्या है? इसमें ये है कि सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल रूल्स नहीं दिए, पर पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिटेल रूल्स नहीं दिए, है ना। और क्या था? टाइम के साथ अमेंडमेंट्स होते रहे, अमेंडमेंट्स। और इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। तो इसीलिए इंडियन सिटीजनशिप एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ओके, आंसर शुरू करते हैं लिखना। ये देखिए 50-60 वर्ड है, तो लिखेंगे सिटीजनशिप इज डील्ड अंडर पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 to 11 of the कॉन्स्टिट्यूशन, विच प्रोवाइडेड, सिर्फ टेम्पोररी प्रोविजंस दिए थे ना, विच प्रोवाइडेड ओनली टेम्पररी एंड commencement based provisions। इसमें क्या किया? पार्लियामेंट को पावर दी लॉ बनाने के लिए सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो इट एम्पावर्ड पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप
थ्रू दी सिटीजनशिप एक्ट 1955। रिसेंटली में सिटीजनशिप एक्ट किस ईयर में आया था? 2019, 11 दिसंबर। ओके, क्वेश्चन आ चुके हैं प्री में। फिर हाउएवर इशू लाइक, जैसे माइग्रेशन हो गया, ड्यूअल सिटीजनशिप हो गया, अमेंडमेंट हो गया, इशूज लाइक माइग्रेशन, ड्यूअल सिटीजनशिप एंड अमेंडमेंट्स reflect evolving political and social changes, challenges। तो इसीलिए सिटीजनशिप, दस सिटीजनशिप रिमेन्स डायनेमिक है, ये डायनेमिक विथिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। शॉर्ट आंसर ही लिखना था, इतना इनफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What are the major differences between citizenship by birth, descent, registration and naturalization in India? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में है कि कोई भी नॉन सिटीजन सिटीजनशिप इंडिया का कैसे ले सकता है? 5 मेथड से, बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिर्फ बर्थ, डिसेंट और रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन में क्या फर्क है, मेजर डिफरेंस, सिर्फ मेजर डिफरेंस पूछ रहा है, क्या है वो बताना है। तो जो हमारे बर्थ और डिसेंट से, ये तो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाता है। ओके, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन है, इसमें क्या कहते हैं, रजिस्टर करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है ये। जैसे कि बर्थ में क्या होता है, अगर कोई इंडिया में पैदा हो गया तो कुछ कंडीशंस के साथ सिटीजन बन सकता है। अगर कोई इंडिया में पैदा हो तो कुछ कंडीशंस के साथ सिटीजन बन सकता है। कंडीशंस कौन से हैं? 1987 के बाद कम से कम एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, एक पेरेंट इंडियन। ओके, और सेकंड कंडीशन है 2004 के बाद दोनों पेरेंट्स इलीगल माइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो। ओके, ये हो गया बर्थ का। फिर सिटीजनशिप बाय डिसेंट, डिसेंट ये होता है कि जैसे कि पेरेंट्स इंडियन हो और जो बच्चा हो वो एब्रोड में पैदा हुआ हो। ओके, अगर बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो, पर उसके पेरेंट्स इंडियन हो, तो पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और बर्थ इंडियन कंसल्टेट में रजिस्टर करानी होती है, तभी ये सिटीजनशिप मिल सकती है बाई डिसेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन। तो ये दोनों तो देख लीजिए, साथ ही दिख रहा है कि ऑटोमेटिक है। ओके, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, कुछ स्पेशल स्पेशल कैटेगरीज के लोग अप्लाई करके सिटीजन बन सकते हैं, जैसे कि पर्सन जो है इंडियन ओरिजिन का हो, इंडियन सिटीजन से या तो शादी किया हो या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट रहा हो। क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या या फिर इंडियन सिटीजन से शादी की हो या फिर लॉन्ग टर्म रेजिडेंट रह चुका हो, तो रजिस्ट्रेशन करा के इंडियन सिटीजन बन सकता है। ओके,
मतलब कि एप्लीकेशन प्लस स्पेसिफिक कैटेगरी होती है इसका बेस। उसके बाद नेचुरलाइजेशन क्या होता है, कोई फॉरेनर जो इंडिया ओरिजिन का नहीं है वो भी सिटीजन बन सकता है। कंडीशन क्या है, फिक्स्ड पीरियड तक इंडिया में लीगली रहना होता है, जैसे कि 11 साल, प्लस गुड कैरेक्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि जो बर्थ और डिसेंट है ये ऑटोमेटिक बेसिस पर मिलते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन है वो एप्लीकेशन बेस्ड और स्ट्रिक्ट प्रोसेस होते हैं। ओके, फिर आंसर लिखते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ इज एक्वायर्ड by being born in India, कुछ कंडीशंस के साथ, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशंस क्या है कि उसका पेरेंट भी जो है वो इंडियन होना चाहिए, वरना ये भी तो हो सकता है कि किसी फॉरेन कंट्री का कोई फॉरेनर हो, उसका बेबी यहाँ पे हो जाए तो क्या उसका बेबी इंडियन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, पेरेंट का भी इंडियन होना जरूरी है। ओके, फिर बाय डिसेंट इट इज एक्वायर्ड थ्रू इंडियन पेरेंट्स इफ born abroad। कोई इंडियन पेरेंट है और उनका बेबी बाहर पैदा हुआ है तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं सिटीजनशिप। ओके, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन अप्लाइज टू स्पेसिफाइड कैटेगरीज लाइक persons of Indian origin। नेचुरलाइजेशन, क्योंकि शॉर्ट आंसर है तो एक एक ही लाइन में डिफरेंस कर देंगे हम लोग, डिफिनेशन दे देंगे। इज ग्रांटेड टू फॉरेनर्स आफ्टर fulfilling residence and other conditions। लॉन्ग आंसर होता तो इसमें आप कंडीशंस को भी अच्छे से डिफाइन करना पड़ता एक एक। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, फिर लास्ट में कंक्लूड कर देंगे इसे। 10 मोड्स डिफर ऑन द बेसिस ऑफ origin and legal requirements। ओके, 50 से 60 वर्ड का आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म हुए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।